हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में। ये मेरी रोमांटिक एज पे सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने प्री रोमांटिक एज के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी और वहाँ पे जाकर आप उसको देख सकते हो। प्री रोमांटिक एज भी बहुत ज़रूरी है अगर आप रोमांटिक एज को पढ़ रहे हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है रोमांटिक एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एज है। और ये कैसे ये एज स्टार्ट हुई, एकदम से कोई भी एज स्टार्ट नहीं होती। तो ये कैसे कैसे ये इसमें कौन से राइटर्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया रोमांटिक एज को एज अ फाउंडेशन काम करने में, है ना। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम रोमांटिक एज में के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। रोमांटिक एज जर्नल बैकग्राउंड देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। और जी ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका जो ये मेन मोटो था, क्या इसमें ये माना जाता था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन ऐसे सिद्धांत थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में फॉलो किए जा रहे थे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोग लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, वो इक्वलिटी चाहते थे, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड था उन सब में, वो इकट्ठे थे। ये सब कुछ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में। ओके, तो सोशल मूवमेंट्स भी चल रही थी रोमांटिक एज में। इस पीरियड में इसमें क्या हुआ था, अबॉलिशमेंट भी होगी थी स्लेव ट्रेड की। पहले स्लेव जो इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उसका व्यापार होता था, उसको भी अबॉलिश हो गया था। पुअर्स को भी रिलीफ मिला था इसमें, इस एज में। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रिजन कंडीशन, प्रिजन्स की कंडीशन, जो कैद खाने हैं, कैद हैं, जेल है, उसकी कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट हुई थी। इंक्रीज मैकेनाइजेशन में भी इंक्रीज हुआ था, जिनके डेवलपमेंट हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ओके, इंक्रीज्ड आयरिश इमिग्रेशन, ये तो हमने देखा है सोशल मूवमेंट्स कैसे कैसे हुई। तो आयरिश इमिग्रेशन भी शुरू हो गया था। जैसे इंग्लैंड में, खास करके जो लंदन में आयरिश इमिग्रेशन होना शुरू हो गया था। आयरिश यानी कि जो आयरिश के लोग हैं वो यहाँ पे आने लग रहे थे, यहाँ पे आकर बस रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्लम्स, रिटर्निंग ऑफ द सोल्जर। और स्लम्स यानी कि वो झुग्गी झोपड़ियाँ, क्योंकि प्लेस की कमी थी इसलिए वो स्लम्स में रहने लग गए और गंदे प्लेस भी आ गए, लंदन में बन गए। रिटर्निंग सोल्जर्स, अब क्या जी इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई वॉर नहीं हो रहा, बिकॉज शांति थी इस एज में। तो क्या जी जो सोल्जर्स हैं वो रिटर्न आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपने घर में, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है। इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ जाता है 1819 में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ओके, दिस इज द जर्नल बैकग्राउंड ऑफ रोमांटिक एज। तो वर्किंग क्लास की जो एजुकेशन है, उस पर भी काम हो रहा था। ठीक है, इस एज में एमिनसिपेशन ऑफ कैथोलिक, जो कैथोलिक है, कैथोलिक के साथ हम देख रहे हैं, अगर आप सभी वीडियोस देख रहे हो बहुत ध्यान से तो आपको पता होगा कि जो कैथोलिक हैं उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं होता था इंग्लैंड में, उनको इन्फीरियर माना जाता था। टिल 17th सेंचुरी कैथोलिक्स आर ट्रीटेड वेरी बैडली, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। मगर रोमांटिक एज में इनकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती है इससे पहले की कंडीशन से। जो टीपू सुल्तान थे, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी भी डेथ हुई थी 1799 में। तो ये रोमांटिक एज में जो इम्पॉर्टेंट इस एज से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन व्हेन रोमांटिक एज स्टार्ट, तो रोमांटिक एज स्टार्ट कब हुई थी,
ये अगर हम बोले, पहले तो हमने देखा था जो प्रीवियस वीडियो में कि वो कैसे ये जो राइटर्स हैं उन्होंने कैसे एक स्मूथ प्लेस बना दिया, स्मूथ स्टेज बना दिए, प्रिपेयर कर दिए, जैसे वर्ड्सवर्थ जैसे बड़े राइटर्स के लिए, पोइट्स के लिए। तो अब अगर हम बात करें ये रोमांटिक एज प्रॉपरली कब स्टार्ट हुई थी, तो ओपनिंग मोमेंट को हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। 1789 को द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। 1798 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था। दिस इज़ अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, ये दोनों ने लिखा था लिरिकल बैलेड 1798 में। उसी के पब्लिकेशन से माना जाता है, मेजॉरिटी यह मानती है कि इसी से ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है, और एंडिंग में भी प्रॉपरली किसी को कोई क्रिटिक किसको मानता है, कोई किसको, कोई किसको, तो अलग अलग क्रिटिक्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। कोई मानता है 1830 में रोमांटिक एज की एंडिंग हो गई थी, कोई मानता है 1850 में, और कोई 1890 में। The literary output of this period was heavily dominated by imagination. Imagination plays a very important role in romantic age. पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इस एज में जो पोइट्री है, इस एज की जो पोइट्री है, उसमें हमें इमोशंस, पैशन, इमेजिनेशन देखने को मिलती है, और जो ऑगस्टन एज थी उसमें इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स देखने को हमें मिलते हैं। तो इस एज के जो 4 मेजर जॉनर्स हैं वो है पोइट्री, ये डोमिनेंट थी। इस एज की, रोमांटिक एज की पोइट्री सबसे मेजर जॉनरा थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नॉन फिक्शन, जिसमें चार्ल्स लैम्ब एंड विलियम हैजलिट ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नॉन फिक्शन में बहुत अच्छा काम किया है, कंट्रीब्यूशन है इनका। फिक्शन में जेन ऑस्टिन एंड वॉल्टर स्कॉट ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है रोमांटिक एज में। देन ड्रामा की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा इसका बोलबाला नहीं था, ये बिल्कुल लिखा जा रहा था, मगर ऑडियंस इतना पसंद नहीं कर रही थी ड्रामास रोमांटिक एज में। तो अब हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये ग्रेटेस्ट पोइट है रोमांटिक एज के। 1770 से लेकर 1850 ये उनका टाइम ऑफ पीरियड है। अगर एजुकेशन की बात करूँ, लैंकास्ट्राइन में उन्होंने एजुकेशन ली, देन वो हायर एजुकेशन उन्होंने कैम्ब्रिज से गेन की है। वो फ्रांस में गए थे, उन्होंने 2 विजिट्स की हैं फ्रांस में, 1790 में, देन 1791 से लेकर 1792 तक ये उन्होंने 2 विजिट की हैं, फ्रांस में की हैं। वर्ड्सवर्थ बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय अ लेगेसी लेफ्ट बाय अ फ्रेंड। ये माना जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको विरासत में उसके जो फ्रेंड है उनकी प्रॉपर्टी मिल गई थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इसके साथ हो गए थे। उनके फ्रेंड से जो उनका वसीयत थी, जो भी उसका पैसा था वो इनको मिला था, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे। 1796 बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप विद द कॉलरिज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ से रिलेटेड। 1796 में उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी कॉलरिज के साथ, एस्ट्रिक कॉलरिज के साथ। 1798 में दोनों ने, कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था। 1802 में उन्होंने मैरिज की मैरी हटचिंसन के साथ। 1843 में वो पोइट लॉरेट बने आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी इससे पहले, विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले, वो थे इंग्लैंड के पोइट लॉरेट। रॉबर्ट साउदी थे, उनकी डेथ के बाद 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट बनती हैं इंग्लैंड के।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। मैंने बताया था 2 विजिट की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस में, और जो फर्स्ट विजिट है वो की उन्होंने 1790 में, और इसमें वो बहुत सिंपैथेटिकली, वो जो फ्रांस है वो बहुत सिंपैथेटिकली उनके साथ अटैच थे फ्रांस के साथ, मगर कोई भी एक्चुअल पार्टिसिपेशन वो नहीं कर रहे थे। ओके, देन इनकी सेकेंड विजिट इन्होंने की 1790 से लेकर 1791, और 13 मंथ तक ये विजिट यहाँ पे फ्रांस में ये रहे थे, और अक्टूबर 1792 में इन्होंने एक पार्टी थी गिरोंडिस्ट, इसको ज्वाइन कर लिया था। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड में जंग छिड़ जाती है, वॉर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भाई ये मदर कंट्री है इनकी इंग्लैंड, तो इनको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये वहाँ से वापस आ जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ट्रांजिशन होता है। अब ट्रांजिशन किससे हुआ, फ्रॉम एन adherent of the revolution to an extreme conservative, तो उनका जो माइंड सेटअप है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट से। ओके, अब बात करते हैं लिरिकल बैलेड्स के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1798 में आया, और ये जो वर्क है इसी वर्क से माना जाता है कि रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों का वर्क है लिरिकल बैलेड। इसमें 19 जो पोएम्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की हैं, 4 जो पोएम्स हैं वो कॉलरिज की हैं, 23 पोएम्स हैं लिरिकल बैलेड में टोटल में। फर्स्ट पोइम है जो लिरिकल बैलेड्स की वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि कॉलरिज का वर्क है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1798 में आता है, और सेकंड एडिशन आता है 1800 में, और उसके साथ ही प्रीफेस भी वो पब्लिश करवाते हैं। ये जो प्रीफेस है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। थर्ड एडिशन 1802 में, फोर्थ एडिशन 1805 में। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रीफेस कब पब्लिश हुआ, वो हुआ था 1800 में, वो सेकंड एडिशन में पब्लिश करवाया था, और ये प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। अब बात करते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जो 1800 में पब्लिश करवाया था, सेकंड एडिशन था जो। ओके, इस वर्क में, इस प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है। थ्योरी ऑफ पोइट्री में क्या बताते हैं, वो बताते हैं जो पोइट्री इज द वे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस इन वर्ड्स। वो बोलते हैं वो जो पोइट्री है वो एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से हम अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो बोलते हैं कैसे हमें पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए। वो बोलते हैं सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद कोई भी चीज़ है अगर हमने किसी के ऊपर लिखना है, कोई बर्ड है, कोई वर्ड हो सकता है, अगर आप लिख रहे कुछ भी हो सकता है, उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन रिकलेक्शन। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, जो अच्छे अच्छे रिकलेक्ट कर लेंगे, हमने जो ऑब्जर्व किया तो सबको हम रिकलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास तो इतना सब कुछ हो गया, तो हमने फिल्टरिंग करेंगे जो अच्छा अच्छा मटेरियल है, क्योंकि पोइट्री में बहुत सोच समझकर वर्ड्स को हमें चूज़ करना होता है, तो फिल्टरिंग करेंगे। देन उसके बाद फिल्टरिंग करने के बाद पोइट्री की क्रिएशन होती है। वर्ड्सवर्थ ये बताते हैं अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। ओके, देन सेकंड ग्रेट पोइट ऑफ द रोमांटिक एज इज एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। 1772 टू 1834 ये उनका लाइफ स्पेन है। तो ये सेकंड ग्रेट पोइट है रोमांटिक एज के आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से।
मगर वर्ड्सवर्थ का जो पूरा फोकस था वो था पोइट्री के ऊपर, मगर एस टी कॉलरिज का बिल्कुल भी एक जगह पे फोकस नहीं था। वो एमलेस थे, वो तो बस पैसा कमाना चाहते थे, तो वो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ लिखना चाहा, क्योंकि वो अर्न करना चाहते थे। वो वैसे एडिक्टेड भी थे, ओपीएम एडिक्टेड थे एस टी कॉलरिज, क्योंकि नशे करने वाले जो लोग हैं उनका जो इमेजिनेशन है और उसकी मेमोरी पावर है वो ऐसी ही हो जाती है, इससे इतना क्रिएटिव माइंड नहीं रहता। तो ये भी एस टी कॉलरिज इसीलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। ही फेस सो मैनी फेलियर इन लाइफ, उनको बहुत फेलियर मिलती हैं अपनी लाइफ में, और ये जो फेलियर है वो अपने वर्क्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनके वर्क्स में भी उनकी फेलियर्स की झलक देख सकते हैं। जैसे इनका वर्क है डिजेक्शन एंड ओड, work without hope. These are the works by which we can saw the reflection of his failure in his life. Then a triumph poem of romanticism. इनके important poems हैं romanticism में एस टी कॉलरिज की, वो हैं The Rime of Ancient Mariner, Christabel and Kubla Khan. Very important poems हैं ये इनकी। एस टी कॉलरिज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना ही, ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है आने वाले समय में मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये उनके ऑटोबायोग्राफिकल है, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस बताए हैं इस वर्क में। और क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, उन्होंने तो प्रीफेस में लिख दिए थे, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में इनको मौका नहीं मिला था प्रीफेस लिखने का, तो इस वर्क में वो अपने व्यूज़ देते हैं कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ओके, तो रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदे क्या थे, ये पोइट लॉरेट थे बिफोर विलियम वर्ड्सवर्थ। इन तीनों को लेक पोइट्स माना जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट है, ये भी 1757 से लेकर 1827 ये उनका लाइफ स्पेन है। इन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइम्स को पब्लिश करवाया, जिसमें है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है इसमें उन्होंने गुडनेस को रिप्रेजेंट किया है, गुडनेस को दिखाया है वर्ल्ड में कैसे गुडनेस है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने बैडनेस को दिखाया है, कितनी दुनिया बैड है ये सब कुछ दिखाया है। ये दोनों जो वर्क हैं, कलेक्शन है पोएम्स के, वो उन्होंने 1789 में पब्लिश करवाए थे विलियम ब्लेक ने। जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, इसमें उन्होंने द लैम्प और ये ना साथ के साथ लिख देते, जैसे द लैम्प, और ये गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है द लैम्प। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इन्होंने लिखा है द टाइगर, यानी कि ये साथ के साथ लिख देते थे। उसके रिस्पॉन्स में एक लिखते थे इनोसेंस में, और एक रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते थे पोएम जो बैडनेस को रिप्रेजेंट करे, जैसे द टाइगर है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। ही रोट ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, जो विलियम ब्लेक हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन पे लिखते थे, और वो सटायर करते हैं सोसाइटी पे, इसीलिए उनका जो बिहेवियर है वो एसॉट्रिक माना जाता है। ओके, आगे हम बात करेंगे लॉर्ड बायरन के बारे में। तो लॉर्ड बायरन के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, पार्ट 3, जिसमें हम लॉर्ड बायरन के बारे में और भी बहुत से रोमांटिक एज में जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हम
पहले तो हम पोइट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम फिक्शन, नॉन फिक्शन ड्रामा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम सारा कवर कर देंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।